जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना है, जिसका नाम है सामुदायिक योजना। अब मन में प्रश्न सबसे पहले यही उठता है कि सामुदायिक योजना क्या होती है। सरल से शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक योजना शब्द में ही उसकी परिभाषा लिखी हुई है, समुदाय के द्वारा बनाई गई योजना। लेकिन प्रश्न ये आता है कि समुदाय योजना क्यों बनाएगा, या उसको क्या जरूरत पड़ी कि उसको योजना बनानी पड़ी। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई गांव है या कोई क्षेत्र है जहां पर एक ही प्रकार की आपदा आती है। मान लीजिए वहां पर भूकंप आता है, बाढ़ आती है, या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, सुनामी जैसी समस्याएं आती हैं। तो वहां पर ये आपदाएं आती हैं और उस आपदा से उस समुदाय को या वहां रहने वाले लोगों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहां के लोगों द्वारा आपस में मिलकर अपनी इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं और कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। तो वही प्रयास और वही योजनाएं जो समुदाय के द्वारा बनाई गई हैं, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं योजनाओं को सामुदायिक योजना कहा जाता है। समझ में आया? चलिए परिभाषिक रूप से देख लेते हैं इसको हम कि समुदाय योजना क्या कहलाती है, सामुदायिक योजना क्या कहलाती है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समुदाय के लोग अपनी एक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, सामुदायिक योजना कहलाती है। एक जैसी समस्या आप समझ सकते हैं कि कोई स्थान है, मान लीजिए वहां भूकंप आ रहा है, या फिर सुनामी आ रही है, या फिर ज्वालामुखी आ रही है, या सूखे की समस्या, कोई भी समस्या हो जो कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो या मानवीकृत आपदा से संबंधित हो। तो वहां के लोगों द्वारा, चूंकि उस क्षेत्र में एक जैसी आपदा आ रही है और उस आपदा से सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए इसे एक जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई योजना कहते हैं। सामुदायिक योजना की बात करें तो सामुदायिक योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? जैसे कि इसके अंतर्गत संसाधन का मानचित्रण शामिल किया जाता है, राहत और पुनर्वास इसको शामिल किया जाता है, फिर इसके बाद निरोध और प्रशासनिक उपाय इनको शामिल किया जाता है। साथ ही साथ दक्षता के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और आपको वैकल्पिक कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी को सामुदायिक योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं सभी पॉइंटों को। पहले हम उठाते हैं संसाधन का मानचित्रण। क्या कहलाता है संसाधन का मानचित्रण? तो समझिएगा कि मान लीजिए कोई विशेष क्षेत्र है, वहां पर भूकंप की आपदा आ रही है, या बाढ़ आ रही है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा, कोई भी आपदा आ रही है। तो वहां पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं जिनके द्वारा हम इस आपदा का निराकरण कर सकते हैं या इस आपदा से होने वाली परेशानी को कम कर सकते हैं। तो संसाधन मानचित्रण में सबसे पहला बिंदु आता है जिसे कहते हैं मानव संसाधन। क्या कहते हैं? मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या कहलाता है? तो ऐसा मानव जो कुशल हो जाए उस कार्य को करने में, तो उसे कहा जाता है कुशल मानव संसाधन या मानव संसाधन। अर्थात मानव का उपयोग आप संसाधन के रूप में करने लगें तो उसे ही कहा जाता है मानव संसाधन। मानव संसाधन कैसे काम करता है? मान लीजिए कि एक क्षेत्र में बाढ़ आ गई और व्यक्ति यदि तैराकी में कुशल है तो वो क्या हो गया? एक संसाधन बन गया जिसका उपयोग हम लोगों को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो मानव संसाधन का हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि उस क्षेत्र में क्या उचित मानव संसाधन है। दूसरा हम देखेंगे वित्तीय संसाधन, कि वहां के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या उचित वित्तीय संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं या नहीं। तो इनका हमें क्या करना पड़ता है? बिंदुवार अध्ययन करना होता है। किस किस का? मानव संसाधन हो गया, वित्तीय संसाधन होगा, ऐसे ही द्रव्य तथा संस्थानिक संपत्तियां, कि वहां पर आखिर संस्थानिक संपत्तियां हैं कि नहीं। मान लीजिए बाढ़ आई है और बाढ़ से लोगों को हमने बाहर निकाला है, तो क्या उन लोगों के लिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए वह सुरक्षित जगह है? तो उन्हीं को हमें चिन्हित करना पड़ता है। साथ ही साथ नेटवर्क, क्योंकि कोई भी आपदा आती है, चाहे वह प्राकृतिक हो और चाहे मानवीयकृत हो, उससे सबसे पहले संसाधन को ही क्षति पहुंचती है। संसाधन में नेटवर्क में रेल परिवहन भी हो सकता है, संचार के और भी माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब वह छिन्नित हो जाते हैं या वहां से टूट जाते हैं, उनसे संपर्क लोगों से टूट जाता है, तो हमें यह भी चिन्हित करना पड़ेगा कि उस समय हम नेटवर्क को किस तरीके से सुव्यवस्थित तौर पर चला पाएं, तो उसके लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो चीजें हैं, मानव संसाधन हो गया, वित्तीय संसाधन हो गया, द्रव्य तथा संस्थानिक संपत्तियां हो गई, नेटवर्क हो गई, यह अभियान की प्रकृति और कार्य क्षेत्र को तय करते हैं कि जो अभियान हम चलाने वाले हैं वह किस प्रकार का होगा, साथ ही साथ हमें किस
कार्य में, किस क्षेत्र में वह कार्य करना है। तो आपके लिए मानव जो संसाधन है, उन संसाधनों में किन किन चीज़ों को चिन्हित करना पड़ेगा, वहाँ के मानव संसाधन को, वहाँ की वित्तीय संपत्तियों को, द्रव्य एवं संस्थानिक संपत्तियों को, साथ ही साथ नेटवर्क को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत सीमित संसाधनों के एक छोटे से समूह का भी यदि हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हमें उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आता है राहत एवं पुनर्वास। सबसे पहले हमने संसाधन को जुटा लिया कि यहां पर यदि आपदा आती है तो हम किन किन चीजों का उपयोग करेंगे जिससे लोगों को कम से कम क्षति हो। फिर उसके बाद मान लीजिए आपदा आ गई तो फिर उस समय हम क्या करेंगे, तो जब आपदा आ जाती है तो उसके लिए हमें राहत और पुनर्वास का कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जब क्षति पहुंचती है उनको क्षति दोनों प्रकार से होती है, शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है और आर्थिक भी होती है। तो आपको सबसे पहले उन्हें राहत देनी होगी, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे भोजन हो, कपड़ा हो या रहने के लिए स्थान हो और दवाइयाँ हों, वो सभी उपलब्ध करानी होगी। फिर उसके बाद हमें उनका पुनर्वास भी करना होगा। समझते हैं राहत पुनर्वास के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। तो आपदा आने के पश्चात राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया वैधानिक स्तर पर कई चरणों में की जाती है। कौन कौन से चरण हैं इसमें, तो इसके चरणों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला होता है बचाव एवं राहत कार्य। जैसे ही आपदा आती है, चाहे बाढ़ मान लीजिए, भूकंप मान लीजिए, कोई भी आपदा ले लीजिए, उदाहरण में हम बाढ़ को लेकर चलते हैं। समझ लीजिए बाढ़ आ गई किसी स्थान पर, बाढ़ जैसी आपदा आ गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वहां के जो लोग होंगे उनको बचाने का कार्य किया जाएगा। जो बाढ़ में बह रहे हैं या डूब रहे हैं उन्हें चिन्हित कर कर उन्हें बचाने का कार्य किया जाएगा। उसके लिए आपको तैराकी बलों का उपयोग करना होगा। आपको जो तैराकी में माहिर हैं लोग उनका उपयोग करना होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, मानव संसाधन हो जाएंगे। फिर बचाव के साथ हमें उन्हें राहत भी देनी होगी, मतलब बचाने के साथ उन्हें हम व्यवस्थित स्थान पर ले जाएंगे, सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। फिर उसके बाद उनके लिए जो उपयोगी दवाइयां हैं, भोजन है, स्वच्छ जल है, कपड़े हैं, इन सभी की व्यवस्था करनी होगी। तो पहले चरण में क्या करेंगे, हम बचाव करेंगे और राहत के कार्य करेंगे। दूसरे चरण में आपदा पुनर्वास, आपदा के द्वारा जो क्षति हुई है उसका हमें पुनर्वास करना होगा। और तीसरे चरण में आपदा की क्षति, आपदा के द्वारा जो संपत्तियां मिट चुकी हैं या जिनके रोजगार चले गए हैं, हमें उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बिल्डिंग ढह गई है या वहां पर मलबा पड़ा हुआ है, तो हमें उस मलबे को वहां से हटाना होगा, उस बिल्डिंग को वहां पर फिर से सही तरीके से बनाना होगा। तो ये क्या आते हैं, ये राहत और पुनर्वास के चरण आते हैं कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है और उसके बाद आपको क्या करना है। राहत पुनर्वास के संगठक क्या होते हैं या राहत कार्य के संगठक क्या होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो राहत कार्य किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सबसे जरूरी है सामाजिक सक्रियता, कि वहाँ का जो समाज है, उस स्थान के जो लोग हैं वह किस तरीके से सक्रिय हैं, क्या वह सही तरीके से योगदान देने में सक्षम है। मान लीजिए बाढ़ वाला स्थान है कि वहाँ के लोग खुद तैर सकते हैं, क्योंकि जब उनको तैरना आएगा तभी तो वह स्वयं की रक्षा कर पाएंगे और स्वयं की रक्षा के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति की भी रक्षा कर पाएंगे। क्या वह भागने में कुशल हैं, मान लीजिए किसी स्थान पर भूकंप आ जाता है तो क्या वह दौड़कर भागकर सही सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो इन चीजों में क्या देखा जाता है, सामाजिक सक्रियता को देखा जाता है। राहत कार्य के लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सामाजिक सक्रियता। दूसरा होता है प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य। अब मान लीजिए कहीं पर कोई आपदा आ जाती है तो वहां पर हमें देखना होगा कि किस व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति ज्यादा हुई है और किस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कम हुई है। उसके आधार पर हमें एक लिस्टिंग करनी होगी। उस लिस्टिंग में जिस व्यक्ति के लिए जितनी आवश्यकता होगी उसे हम संसाधनों को उतनी मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। किसी व्यक्ति के लिए यदि बहुत ज्यादा हानि हुई है तो उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर हम पहले उपचार करेंगे उसका, जिसको कम क्षति हुई है उसका हम बाद में उपचार करेंगे। तो दूसरे में राहत के संगठक में हम क्या देखते हैं, प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य को देखते हैं। तीसरे में आता है संगठनात्मक सहयोग। क्या संगठनात्मक सहयोग में जैसे कि एनजीओ आ जाते हैं या कुछ सुरक्षा दल आ जाते हैं, क्या उनका सहयोग सही तरीके से मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है, इसको इसके अंतर्गत संगठनात्मक सहयोग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आता है राहत कार्य में भागीदारी, कि राहत कार्य में आखिर भागीदार कौन कौन से लोग हैं, क्या भागीदारी सही तरीके से आ रही है। जैसे कि अभी कोरोना संकट, जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, इसे भी एक आपदा की संज्ञा दी गई थी। इस समय बहुत सारे लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुके थे।
टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई थी। तो उसमें लोगों से अपील की गई थी कि आप राहत के लिए लोग कुछ चंदा सरकार को प्रस्तुत करें। चंदा जो एक फंड बनाया गया था अलग से राहत कार्य के लिए, उसमें कुछ चंदा आप दें। तो वो भी निश्चित किया जाता है कि वहाँ पर यदि आपदा आई है तो लोग किस तरीके से राहत में भागीदार हो रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहे हैं, किस तरीके से राहत दे रहे हैं। इसके बाद आपदा की प्रकृति, परिणाम का आकलन। और क्या करना होता है, हमें आपदा की प्रकृति समझनी होती है कि आपदा किस तरीके की है। मान लीजिए भूकंप आया है, तो भूकंप कितने रिएक्टर पैमाने का है, 6 रिएक्टर पैमाने का है, 7 का है, 8 का है या 9 का है। उसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी प्रकृति के साथ उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। यदि भूकंप ज्यादा रिएक्टर का है तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। हमें इनका आकलन पहले ही करना होगा, क्योंकि जब तक आप आपदा की प्रकृति और उसके परिणामों का आकलन नहीं करेंगे तब तक ना तो सामाजिक सक्रियता को समझ पाएंगे, ना ही प्राथमिकता के आधार पर किन लोगों को हमें राहत कार्य पहुंचाना है ना ये समझ पाएंगे, ना ही हमें राहत कार्य में भागीदारी की समझ हो पाएगी। तो सबसे जरूरी क्या हो जाता है, आपदा की प्रकृति, परिणाम का आकलन। जब ये हो जाता है तो ये सभी जो संपूर्ण रूप होता है, इसे राहत कार्य के संगठक कहे जाते हैं। इन सभी से मिलकर राहत कार्य बनता है। इसके बाद आता है निरोध एवं प्रशासनिक उपाय। निरोध एवं प्रशासनिक उपाय तीसरा है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम समझते हैं कि इन आपदाओं को किस तरीके से इनकी क्षतिपूर्ति को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रशासन इसमें कैसे योगदान दे सकती है। इसका उद्देश्य क्या है, आपदा आने के पूर्व सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत करना ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। मतलब आपके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उन्हें मजबूती प्रदान करना है, और जब उनको मजबूती प्रदान की जाएगी तभी तो इसके प्रभावों को कम किया जाएगा। देखिए, कोई भी आपदा है, यदि वह आपदा प्राकृतिक आपदा है तो उस आपदा को आप रोक नहीं सकते। बस एक काम कर सकते हैं कि उसके द्वारा जो क्षति हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति हम कर सकते हैं, साथ ही साथ उस क्षति को हम कम कर सकते हैं कि जो नुकसान लोगों को हो रहा है जान और माल का, वह कम से कम हो। तो क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक सुरक्षात्मक उपाय को अपना सकते हैं। उस आपदा को रोक नहीं सकते, उस आपदा को टाल नहीं सकते हैं, बस उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपदा निरोध उपायों के साथ साथ प्रशासनिक उपायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपदा का निरोध तो करेंगे लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि प्रशासन की भूमिका किस तरीके से प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, किस तरीके से वह लोगों को योगदान दे रहा है। सरकारी स्तर पर आपदा से बचाव के नियमों का क्रियान्वयन सरकारी तंत्र द्वारा ही होता है, और इस क्रियान्वयन का सही तरीके से पालन हो उसके लिए लोगों का सहयोग भी जरूरी होता है। तो ये जो क्रियान्वयन है इसे हम कितने निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, और निम्नलिखित भाग हैं 2। कौन कौन से भाग हैं, एक होता है प्राकृतिक सहयोग से आपदा का निरोध और दूसरा होता है प्रशासनिक सहयोग से आपदा का निरोध। समझते हैं प्राकृतिक सहयोग से आपदा का निरोध किस तरीके से होता है। तो दोस्तों समझिएगा कि कोई भी आपदा आ रही है, उस आपदा में प्रकृति किस तरीके से सहयोग की भूमिका निभाती है व्यक्तियों के लिए, वो किस में आ जाएगा, प्राकृतिक सहयोग में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर भूमि का कटाव ज्यादा हो रहा है, तो भूमि के कटाव को रोकने के लिए हम वृक्षारोपण का आवरण देखेंगे कि यदि वृक्षारोपण का आवरण ज्यादा है तो वहां पर भूमि का कटाव कम होगा, और जहां पर अधिक हो वहां पर भूमि का कटाव अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। या फिर हम देखेंगे कि प्रकृति किस तरीके से सहयोग दे रही है, क्या वहां पर वनस्पति सही तरीके से जन्म ले रही है या नहीं ले रही, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से वहां पर वृक्षों को लगाएंगे, अर्थात मानव वृक्षों का रोपण करेंगे। या फिर देखेंगे कि क्या प्रकृति खुद ही वहां पर वृक्षों का रोपण कर रही है। तो पहला क्या हो जाता है, वृक्षारोपण के बढ़ावा देकर वृक्षारोपण को, भूमि कटाव को रोका जा सकता है। दूसरे में पहाड़ी क्षेत्रों में सघन वनों की उपस्थिति के कारण भूस्खलन जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। भूस्खलन की समस्याएं कहां पर होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब बड़ी बड़ी चट्टानें आधारहीन हो जाती हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह ऊपर से खिसलकर नीचे की ओर आने लगती हैं। और वृक्षों की एक प्रकृति होती है कि यह मृदा को और चट्टानों को अपनी जड़ों में कसकर रखती है, कसकर पकड़ कर रखती है। तो यदि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का आवरण ज्यादा होगा तो भूस्खलन की स्थिति या भूस्खलन की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला, समुद्री आपदा को कम करने के लिए सबसे
महत्वपूर्ण है बफर मैंग्रोव। अब ये बफर मैंग्रोव क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर ये सागरीय क्षेत्र बना हुआ है। चक्रवात कहाँ से आते हैं? सागरीय क्षेत्र से ही आते हैं। तो हम जो तटीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मैंग्रोव वन को रोपित कर देते हैं, मैंग्रोव वन के वृक्ष लगा देते हैं। तो जब ये वृक्ष लग जाते हैं, घने होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो जैसे ही चक्रवाती हवाएं आती हैं और इनसे टकराती हैं, तो टकराने के कारण इनका प्रभाव क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है, जिस कारण से मानव को जो चक्रवात आते हैं या समुद्री आपदा आती है उससे नुकसान कम होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं प्रशासनिक सहयोग से निरोध, कि प्रशासनिक सहयोग से कैसे निरोध होता है, कैसे हम आपदा के प्रभाव से बच सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर ऐसे नियम बनाना जिससे भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो भवनों के निर्माण की भी एक तरीका होता है भवनों के निर्माण का, कि यदि कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो आकलन किया जाता है कि उस क्षेत्र में किस रिएक्टर का भूकंप आ रहा है। रिएक्टर पैमाना 6 का है, 7 का है, 8 का या 9 का है। उस तरीके से भवन निर्माण के दिशा निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो यदि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहां पर किस तरीके के भवन बनाने हैं, तो उससे जो भवनों को क्षतिपूर्ति पहुंचती है और भवनों के द्वारा मानव को क्षतिपूर्ति पहुंचती है, तो उसे कम किया जा सकता है। दूसरा, जल निकासी हेतु उचित प्रबंधन करना, जिससे जल भराव एवं बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके। ये प्रशासन ही कर सकता है कि जो जल भराव की समस्या आती है उसका उचित निराकरण करना। दूसरा, शहरों में जो जल निकासी है उसको सुव्यवस्थित करना, कि शहरों में जो नालियां हैं उनको सफाई करना, गटर हैं उनकी सफाई करना, जिससे कि जल भराव की समस्या ना हो, जल निकासी बहुत सुरक्षित तरीके से हो। जो नदियां हैं उनकी तली में गाद ना जम पाए, क्योंकि जब तली में गाद जम जाती है तो नदियों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और इससे लोगों को क्षति भी बहुत ज़्यादा पहुँचती है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें क्या करना होगा? जल निकासी के उचित प्रबंधन को भी देखना होगा, और इसके लिए सहयोग किसका लगेगा? सरकार का लगेगा, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का लगेगा। तीसरे में आता है प्रशिक्षित आपदा बचाव दल का निर्माण करना। यह दल बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कोई स्थान है, वहां पर आपदा जो है अचानक से आती है, और जैसे ही आती है तो वहां के लोग तो इतने प्रशिक्षित नहीं होते कि वह खुद की रक्षा कर पाएं और साथ ही साथ दूसरे लोगों की रक्षा कर पाएं। तो वहां पर कारगर सिद्ध होते हैं कौन? आपदा बचाव दल। ये आपदा बचाव दल को सही तरीके से प्रशिक्षित कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार की यह भूमिका होती है कि ऐसे दलों का गठन करें और उन्हें उचित तरीके का प्रशिक्षण प्रदान करें जो आपदा आने पर लोगों की सहायता कर सकें। चौथा आता है विभिन्न संचार माध्यमों से आपदा व आपदा के विषय में प्रबंधन के साथ साथ लोगों को जागरूक करते रहना, क्योंकि जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, चाहे सूखे की आपदा हो या फिर बाढ़ की आपदा हो, ज्वालामुखी की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो, चक्रवात की आपदा, कोई भी आपदा हो, वहां पर लोगों को रेडियो या संचार माध्यम के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षित करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कहीं पर सूखे की समस्या आती है, सरकार ने हर साल घोषित कर दिया कि यहां पर तो सूखे की समस्या आती ही है। जैसे उदाहरण में हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसको ले लें, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो ही जाता है। तो वहां के लोगों को प्रशिक्षित करना कि सूखे से बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, वर्षा के जल का आपको संचय करना है। तो वर्षा के जल का संचय किस तरीके से करना है, इसकी जो प्रक्रिया है उससे भी लोगों को रूबरू कराना सरकार का ही काम होता है। तो वह कैसे होंगे? रेडियो या संचार माध्यम के द्वारा होगा। दूसरा, जब आपदा आती है तो उस समय जो प्राथमिक तौर पर आपको कार्य करने होते हैं या जो निर्देश के पालन करने होते हैं उन्हें भी संचार माध्यमों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, और इसकी सुव्यवस्थित या सही तरीके से व्यवस्था करने के लिए भी किसका योगदान चाहिए? सरकार का योगदान जरूरी होता है। तो समझ में आया कि प्रकृति कैसे सहयोग देती है आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, उसी तरीके से सरकार का क्या योगदान होता है इसके निरोध के लिए। अब समझते हैं हम सुरक्षित निर्माण, जो कि चौथे पॉइंट के रूप में आता है। सुरक्षित निर्माण क्या होता है? देखिए, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की आपदाएं आती हैं। तो उन आपदाओं को देखते हुए वहां पर जो भवन है वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि कहीं पर मृदा कमजोर है, वो नीचे धंस जाती है, तो वहां पर क्या आपको बड़ी बड़ी मल्टियां बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए। कहीं पर यदि भूकंपग्रस्त क्षेत्र है तो वहां पर भवन किस तरीके के हों, इनका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक भवन निर्माण सही तरीके से नहीं होगा, सुरक्षित निर्माण नहीं होगा, तब तक लोगों को होने वाली हानियों से बचाया नहीं जा सकता है।
अव्यवस्थित शहरों का निर्माण तथा अवैज्ञानिक तरीके से भवनों के निर्माण के कारण भूकंप जैसी आपदाएं क्या हो जाती हैं, भयावह स्थिति धारण कर लेती हैं और इनके परिणाम भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेही हो जाते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण सुरक्षित पहलुओं को ध्यान रखना होगा। देखते हैं हम कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें आपको भवन निर्माण के समय ध्यान रखना होता है। जैसे कि जहां कहीं भी ढीली मिट्टी व जलवत स्थान हो, मतलब जहां पर जल भराव की स्थिति ज्यादा होती है, वहां पर हमें भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। तो भवन निर्माण समय आपको देखना होगा कि जहां कहीं भी भूस्खलन की समस्या आती है या मिट्टी ढीली है या वहां पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, तो आपको वहां पर भवनों का निर्माण नहीं करना है। भवनों की जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए तथा परिणाम व संरचना की दृष्टि से समरूप होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं, जो आयताकार हैं, ये क्या करती हैं, आपके भूकंप से भवनों की रक्षा करती हैं। तो भवनों का जो है वह निर्माण या संरचना कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। भूकंपीय बल की सक्रियता को ध्यान में रखकर क्षैतिज अक्षों की दिशा में भवन निर्माण करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, क्षैतिज अक्षों की दिशा में करना चाहिए, ऊर्ध्वाधर नहीं करना चाहिए। भवन निर्माण के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जो भारत मानक ब्यूरो ने विद्युत उपकरणों की सलाह दी है, जहां पर भी भूकंप आते हैं या कोई भी आपदा आती है, तो आपको उनका उपयोग करना चाहिए ताकि आपको कम से कम हानि हो। तो सुरक्षित निर्माण के अंतर्गत इन बिंदुओं को हम शामिल कर सकते हैं। अतः भवनों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, इसका सार है। क्योंकि जितने भी आप कहीं भी भवन बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग इंजीनियर होते हैं जो भवन निर्माण की आपको तरीके बताते हैं कि आपको भवन निर्माण किस तरीके से करना चाहिए। जब आप भवनों का निर्माण करते हैं तो आप वहाँ सबसे पहले इंजीनियरों से परीक्षण कराइए कि वहाँ की मृदा कैसी है, क्या वह ज़्यादा फ्लोर के मकानों को झेल सकती है या फिर मकान हमें क्षैतिज बनाने चाहिए, अर्थात ऊंचाई के आधार पर ना बनाकर, ऊंची ऊंची मल्टियाँ ना बनाकर आप भवनों को कैसे बनाएं, क्षैतिज बनाएं, अर्थात चौड़ाई के आधार पर बनाएं। तो इन सभी का निराकरण कौन करते हैं, इंजीनियर करते हैं। तो आपको जो भवन बनाने हैं वो वैज्ञानिक तरीकों पर इंजीनियरों की सलाह से बनाने चाहिए। इसीलिए यदि इस तरीके से भवन निर्माण होंगे तो आपसे जो आपदा आती हैं आपके स्थान पर, उनसे भवनों को और लोगों को कम से कम क्षति पहुंचेगी। अगला होता है वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, कि वैकल्पिक संचार आप कौन कौन से वैकल्पिक संचार आपको रखना होगा, साथ ही जीवन रक्षा हेतु दक्षता के लिए क्या क्या उपाय होंगे, समझने का प्रयास करते हैं। वैकल्पिक संचार, वर्तमान समय में कई तरीके हैं जिनकी सहायता से आपदाग्रस्त क्षेत्र में संचार व्यवस्था का प्रयोग करके कई जानें बचाई जा सकती हैं। अब ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, कहीं भी आपदा आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले संचार माध्यम क्या हो जाता है, टूट जाता है, लोगों से कनेक्टिविटी टूट जाती है। और जैसे ही उस क्षेत्र के लोगों से कनेक्टिविटी टूट जाती है तो सरकार अपने जो निर्देश हैं, जो बचाव या राहत कार्य पहुंचाना है, वहां पर सही तरीके से नहीं पहुंचा पाती। साथ ही साथ लोगों की पहचान नहीं कर पाती कि कौन से लोग आपदा में फंसे हुए हैं, कौन से निकल चुके हैं, और लोगों को क्या उचित निर्देश देने हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग सभी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और साथ ही साथ जो संचार के माध्यम है, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले से तैयार होना होगा कि यदि कहीं पर कोई आपदा आती है तो हमें उन लोगों तक सूचना किस माध्यम से पहुंचाएं जो कि आपदा के समय भी कारगर हो। तो संचार का सर्वसुलभ माध्यम क्या होता है, रेडियो होता है, जिसकी सहायता से आपदा प्रभावित क्षेत्र की सूचना तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। मतलब आपदा प्रभावित क्षेत्र में यदि आप लोग को सूचना तीव्रता से पहुंचाना है, सुलभ तरीके से पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे, रेडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो हम वैकल्पिक संचार में किसका उपयोग कर सकते हैं, रेडियो का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वायरलेस फोन होते हैं हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं कि इनकी सहायता से भी आपदा के समय हम जो सूचनाएं हैं या जो निर्देश हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ वहां के लोगों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित कैसे करेंगे, तो आप पाठ्यक्रम में जो आपदा संबंधी समस्याएं हैं या आपदा संबंधी जो सुझाव होते हैं, जो तकनीकें होती हैं आपदा के निराकरण के लिए, उनको समाहित करके लोगों को क्या कर सकते हैं, हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में संचार व्यवस्था के विषयों को शामिल कर विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि विषम परिस्थितियों में फंसे छात्र आपदा की स्थिति में विभिन्न संकेतों व आवाजों के माध्यम से सूचनाएं भेज सकें।
जैसे कि सूचनाएं भेजने के अलग अलग तरीके होते हैं। आर्मी वालों को ट्रेंड किया जाता है कि यदि जंगल क्षेत्र में है तो आप पक्षियों की आवाज के माध्यम से सूचना पहुंचाइए। तो इस तरीके से अलग अलग संकेत होते हैं, अलग अलग आवाजें होती हैं जिनके माध्यम से एक दूसरे में कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इनको हम कैसे सिखा सकते हैं? पाठ्यक्रमों में शामिल करके सिखा सकते हैं। उस क्षेत्र विशेष के पाठ्यक्रम में इन चीजों को शामिल करें। लोगों को आपदा के समय बचाव हेतु क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन सभी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इन्हीं को रखा गया है वैकल्पिक संचार एवं जीवन दक्षता हेतु उपायों में। उपग्रह प्रणाली आधारित दृश्य एवं श्रव्य तकनीकों के माध्यम से भी आपदा को जो संचार माध्यम हैं उनको हम सुरक्षित रूप से पहुंचा सकते हैं या संचार व्यवस्थित रूप से बना सकते हैं। फिर आता है जीवन रक्षा हेतु दक्षता। जीवन रक्षा में हमें क्या क्या दक्षता अपनानी चाहिए? देखिए, कोई क्षेत्र होते हैं वहां पर जिस तरीके की आपदा आती है उसके लिए हमें जीवन को बचाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसे रखते हैं हम जीवन रक्षा की दक्षता में। जैसे कि मान लीजिए कोई बाढ़ है, बाढ़ वाला क्षेत्र, वहां बाढ़ आई है तो हमें पहले से ही ट्यूब और जो टायर होते हैं उनकी व्यवस्था करके रखना चाहिए कि जो लोग तैराकी में निपुण हैं उनसे तो समस्या नहीं है, उनको समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग तैराकी में निपुण नहीं हैं उनके लिए टायर ट्यूब की सहायता के द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बाढ़ वाले स्थान है वहां पर टायर ट्यूब की सहायता लेनी चाहिए, उनको व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। भूकंप आने पर खुले स्थानों पर जाना एवं टेबल या बिस्तर के नीचे चले जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मान लीजिए भूकंप आता है तो भूकंप से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आप या तो खुले स्थान पर चले जाएं या फिर बिस्तर के नीचे या टेबल के नीचे जाके छुप जाएं। क्यों छुपा जाता है? तो वो इसलिए छुपा जाता है कि मान लीजिए कोई चीज टूटकर ऊपर गिरती भी है तो वो सीधे आपके ऊपर ना गिरे, टेबल पर गिरे या बिस्तर पर गिरे, ताकि आपकी बचाव हो जाए। दूसरा, जहां भी भूकंप आता है तो वहां पर खड़े मत रहिए, आप क्षैतिज रूप से लेट जाइए। क्षैतिज रूप से लेटना समझते हैं, मतलब इस तरीके से आप लेट जाइए। तो जब आप लेट जाते हैं तो आप पर इस भूकंप का प्रभाव कम पड़ता है। इसके अलावा और समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, सूखा आदि आपदाओं में संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके सर्वाधिक लाभ कैसे लिए जाएं तथा सहायता पहुंचाने से पहले तक अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रशिक्षण भी देना इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात वहां के समुदाय को, वहां के लोगों को आपदा में जब तक कि बचाव दल ना आ जाए उस समय तक किस तरीके से सुरक्षित अपने आप को रखा जाए, किस तरीके से आप अपने सहयोगियों का, अपने परिवार की रक्षा करें, ये सभी सिखाया जाता है। साथ ही साथ ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको आवश्यकता के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं, या एक दो दिन का आपका भोजन चल जाए, आवश्यक जो दवाइयाँ हैं उनको व्यवस्थित तरीके से आप अपने साथ रख लें। तो ये सारी जो रणनीतियाँ होती हैं उन्हें जीवन रक्षा हेतु दक्षता में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हैं, जो 6 पॉइंट हैं, वो सभी 6 के 6 पॉइंट सामुदायिक योजना के तहत समाहित किए जाते हैं। इन योजनाओं के द्वारा ही वहां के लोगों में जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ ही जो आपका टॉपिक है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, वो समाप्त होता है। चौथी यूनिट में हमने जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और आपदाएं जो कि प्राकृतिक और मानवीकृत हैं उन सभी का अध्ययन किया है। तो आई होप इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। बहुत छोटी सी यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितना ब्रिटेज आपकी फर्स्ट यूनिट रखती है, जितना ब्रिटेज आपका सेकंड यूनिट रखती है, जितना ब्रिटेज आपका थर्ड यूनिट रखती है, उसी तरीके से उतना ही ब्रिटेज जो कि 30 नंबर का है आपकी फोर्थ यूनिट भी रखती है। तो यदि हम देखें सिलेबस की दृष्टि से तो बहुत छोटी सी यूनिट है, लेकिन नंबर की दृष्टि से और नंबर ऑफ क्वेश्चन की दृष्टि से यह यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्व रखती है। तो दोस्तों, इस यूनिट में इतना ही। मिलते हैं हम अगली यूनिट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।